बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार कनाडा बहुत मुश्किल है, हालात वाला तो वहाँ पे ख़राब है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार कनाडा के हालात तो बहुत ख़राब है। तो मैं कह रहा हूँ आप वापस कब जा रहे हो? अगर कनाडा के हालात ख़राब है तो आप यही दूसरों को बता दो। जब यूएसए ने जो है वो रिसेंटली बैन्स लगाना शुरू कर दिए हैं और एक काफ़ी लंबी लिस्ट बना दी है ट्रैवल बैन लिस्ट की, जिसमें काफ़ी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, ईरान, लाइक मेनी कंट्रीज, राइट। बहुत सारी और डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं और उस पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कुछ कंट्रीज़ को पर्टिकुलरली बैन कर दिया और कुछ कंट्रीज़ को बोला गया कि भैया जी आप रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट तरीके की हो सकती हैं, बट अब ये ड्राफ्ट लिस्ट है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट लिस्ट। अच्छा भाई, थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि मैं कंपैरिजन कर रहा था यूएसए का, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ तो मैं कनाडा को थोड़ा सा यूएसए कंपेयर कर रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कोई कंपैरिजन बनता है नहीं इकोनॉमिकल वाइज, तो मैं इकोनॉमिकल वाइज कंपैरिजन नहीं कर रहा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन कर देता हूँ। तो मैं अभी चेक कर रहा था कि यार यूएस और कनाडा का जो लैंड है, मतलब जमीन है, वो कितनी है। अगला 3.53 स्क्वायर माइल्स यूएसए के पास लैंड है और कनाडा के पास 3.51 मिलियन स्क्वायर माइल जमीन है। मतलब अगर हम लोग जमीन के हवाले से जो कंपैरिजन करें, इकोनॉमिकल को हटा लें, खाली लैंड खाली जमीन का कंपैरिजन करें, तो यूएस और कनाडा में कुछ 1-2% का फर्क है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। मतलब यूएसए 1-2% ज्यादा जमीन है उसके पास और कनाडा के पास 1-2% कम जमीन है। और जहां तक बात रही लैंड का, तो कंपैरिजन बता दी, अब पॉपुलेशन का भी कंपैरिजन बता देता हूं कि क्यों कनाडा इतने सारे इमिग्रेंट्स को इन्वाइट करता है। क्योंकि अगर यूएस की पॉपुलेशन ओवरऑल देखी जाए, जो 300 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उनके पास, 327 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी, और अगर यूएस को कंपेयर किया जाए कनाडा से, तो कनाडा की पॉपुलेशन खाली 37 मिलियन है। तो यार इतना बड़ा डिफरेंस। और अगर लैंड का देखो तो लैंड कितना बड़ा है, कनाडा और यूएसए का लैंड का फर्क खाली 1-2% है। लेकिन अगर पॉपुलेशन का कंपैरिजन करो तो भाई 95% कंपैरिजन जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो भैया जी अब रिस्ट्रिक्शंस पे वापस आ जाते हैं। तो यूएसए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल हब है, बट इट्स नॉट अ कंट्री टू इमिग्रेट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम यूएसए इमिग्रेट कर जाएंगे तो हमारी बस जिंदगी और लाइफ बन जाएगी। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो यूएसए में जाते हैं और यूएसए में ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, देन वो सिटीजनशिप को लीड करते हैं। बट ये भी बहुत ज्यादा बड़ा एक जो है ना वो टाइम पीरियड ले लेता है, तकरीबन 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है यूएसए के ग्रीन कार्ड से लेकर सिटीजनशिप तक पहुंचने का। एक्सेप्शंस आप 1-2 साल वाले हटा दो। और दूसरी चीज ये कि यूएसए की जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब हर वक्त ऊंच नीच होती रहती है, क्योंकि इकोनॉमिक पावर है और ऑब्वियसली पूरी दुनिया का उस पर इंपैक्ट आता है, उसके पॉलिटिकल डिसीजंस का इकोनॉमिक पे इंपैक्ट आता है, बहुत बड़ी पूरी दुनिया को इंपैक्ट पड़ जाता है उसकी चीजों की वजह से। तो भैया जी अब जैसे ट्रंप आ गए हैं, सो ही हैज इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज के भैया न्यू पॉलिसीज क्या आ गई हैं, जैसे भाई बैन वगैरह लगे हैं, सारी चीजें हो गई हैं कंट्रीज वगैरह के ऊपर। सो इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई हम इमिग्रेट कर जाएंगे इन कंट्रीज में, तो अगर आप इमिग्रेट भी कर जाते हो तो उसकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट है कि यू वोंट बी एबल टू सक्सीड। आप जिंदगी भर रहने की कोई गारंटी नहीं है वहां पे, और आपको कोई वो पाथवे नहीं देता परमानेंट रेसिडेंसी, कितने सारे ऑप्शन ओपन नहीं है, वो एक लॉटरी सिस्टम्स के थ्रू काम चल रहे होते हैं वहां पे। इवन वहां पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी वहां पे ट्रैवल करते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बता देता हूँ, भैया जी इस बात सुन लो, वहां पे रुकना, वहां पे रहना, कंप्लीटली कंफर्मेशन हो जाना कि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप पर्सपेक्टिव लेते होते हो, यूएस को कंपेयर करते हो कनाडा से, लैंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तब भी कनाडा के पास बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं कंपैरेटिव टू यूएस। यूएस को छांटी करनी होती है कि टॉप क्रीम उठाता है, तभी उसकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत हाई है। और अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर कंपेरेटिवली बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम कॉम्पिटिशन है। हाँ, अगर अभी के आप हालात देख रहे हो तो अभी के हालात से इशू सारा ये है कि कुछ शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यार 2 मेन शहर है कनाडा के अंदर, टोरंटो और वैंकूवर। अगर आप शहरों की बात करो तो टोरंटो और वैंकूवर 2 मेन शहर हैं जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कनाडा की। उसके अलावा इतनी पॉपुलेशन नहीं है, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक इनका रीजन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बट इसके अलावा बाकी जमीनें खाली पड़ी हैं, लॉट ऑफ पीपल हु कैन इमिग्रेट स्टिल एज वेल। तभी वो नई नई पॉलिसीज हर जगह चीजें, कभी होम केयर वर्कर प्रोग्राम, कभी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, अभी कभी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, कभी स्टूडेंट्स को पीआर बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब अन्य वाह लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इवन मैं जिसके घर पे वो भी एक इमिग्रेट ही बंदा था, 10 साल पहले यहाँ पे आया। तो थिंक अबाउट इट कि 10 साल पहले आया था, वो यहाँ पे $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ओन करता है। सो हाउ मच फार अ पर्सन कैन कम इफ ही कैन इमिग्रेट टू कनाडा, अगर उसको सही पॉलिसीज पाथवे पता हो तो। यूएसए के बैन के ऊपर वापस आते हैं, तो यूएसए के बैन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज जो लगी हुई है, उन पे जो सबसे ज्यादा मसले मसाइल होंगे ना, वो 1-2 लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे जो 1-2 वीजा प्रोसेसिंग के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज विजिट वीजा। अगर
आप ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज बताई गई है, अगर आप उन कंट्रीज से आपके पास उन कंट्रीज का पासपोर्ट है या कोई कनेक्शन है, तो ऐसे ही आपको पता है कि भाई यूएस के एयरपोर्ट पे जाते हुए, इवन मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, आई नो अगर मैं यूएस के एयरपोर्ट पे जाता हूँ और मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, तो मुझे पता है भैया जी मेरे को क्या हुआ मेरे साथ, मुझे पता है, आई एम रेडी फॉर इट। तो इसीलिए मैं भाई मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो सोच समझ के जाना है कि कब जाना है कब नहीं जाना। तो आप लोग ये चीज़ सोच लें कि भैया जी यूएसए इज नॉट अ प्लेस टू इमिग्रेट, वहाँ पे इमिग्रेट नहीं किया जा सकता, वहाँ पे जाके 4-5 साल 10 साल जाके काम करके पैसा कमाया जा सकता है और उसके बाद आपको अपने होम कंट्री जाना होता है अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप कनाडा की पर्सपेक्टिवली बात करते हो तो कनाडा इज अ डिफरेंट नेशन। इनको लोग चाहिए, ये रोकते हैं स्टूडेंट्स को भी जो यहाँ पे आके पढ़ें काम करें, और इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे, इवन इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, भैया आपके पास क्या पॉलिसी बताऊं सबसे बड़ी, कोई क्राइम कर भी देता है स्टिल मौत ही है, जेल भी हो सकती है लेकिन बहुत अरसे तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बट उसको सजाए मौत नहीं है, वो मर नहीं सकता। सो भाई ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं इधर की। एंड इवन अगर मैं थोड़े से और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम, हाँ मैं मानता हूँ बहुत खराब है, लेकिन स्टिल फ्री है। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। यूएस के अंदर लोग लाखों लाखों डॉलर डेट में पड़े होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो यहाँ पे बच्चों की जो एजुकेशन है वो पर्टिकुलरली फ्री होती है। अगर आप इंग्लिश अपने कैनेडियन लोकल स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में दिलवाते हो तो 12वीं तक आपकी एजुकेशन फ्री है। बच्चे के 12 साल तक पेरेंट्स अपने पैसे जमा करते हैं उसकी हायर एजुकेशन के लिए, और हायर एजुकेशन के बहुत दफा बच्चों को यूएस भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वो यूएस में जाके भी सेटल हो सकते हैं और कनाडा वापस आके भी सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहा है कि यूएसए ने बैन कर दिया। तो येस, यूएसए इज रियली फ्लेक्सिबल, वो बहुत पॉलिसियां चेंज करता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें यूएसए की इमिग्रेशन प्लान्स बनाने हैं, तो पहला आपका पाथवे होना चाहिए कि यू शुड बी टारगेटिंग कनाडा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार कनाडा बहुत मुश्किल है, हालात वाला तो वहाँ पे खराब है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार कनाडा के हालात तो बहुत खराब है। तो मैं कह रहा हूँ आप वापस कब जा रहे हो? अगर कनाडा के हालात खराब है तो आप यही दूसरों को बता दो।